वालेकुम। मैं डॉक्टर जहां आरा शम्स अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज का हमारा प्रोग्राम कोर्स कोड 6403 क्लासरूम मैनेजमेंट के बारे में है। आज के प्रोग्राम में हम यूनिट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम कंपोनेंट्स ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट है। और इस पर बात करने के लिए जो एक्सपर्ट हमारे पास मौजूद हैं, डॉक्टर मोहम्मद ज़फ़र इकबाल मीर साहब हैं। डॉक्टर साहब अरसा कई साल से दरसो तदरीस से वाबस्ता हैं और डॉक्टर साहब का ताल्लुक़ फ़ैकल्टी ऑफ एजुकेशन अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से है। डॉक्टर साहब, मैं अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको खुशामदीद कहती हूँ और आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि हम आपको जब बुलाते हैं आप टाइम निकाल के हमारे पास तशरीफ़ ले आते हैं, ताकि स्टूडेंट्स जो है वो टीचिंग लर्निंग उनके लिए आसान हो सके, उनको रेलिवेंट मटेरियल और एक्स्ट्रा मटेरियल भी मिल सके। डॉक्टर साहब, चूँकि हमने कंपोनेंट्स की बात करनी है क्लासरूम मैनेजमेंट के, तो मैं चाह रही थी कि हम स्टार्ट यहाँ से करें कि एक दफ़ा आप क्लासरूम मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट को दोबारा से हमारे स्टूडेंट्स को बताएं कि एक्चुअली क्लासरूम मैनेजमेंट क्या है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा इनवाइट करने के लिए। जैसे कि पिछले यूनिट में, यूनिट नंबर 1 में हमने ये डिस्कस किया था कि क्लासरूम मैनेजमेंट से मुराद ये है कि टू मैनेज द क्लासरूम। अब जब टू मैनेज द क्लासरूम की बात हमने की थी तो उसमें हमने ये बताया था, मैंने आपसे शेयर किया था कि 2 तरह की चीज़ें क्लासरूम के अंदर मौजूद होती हैं मेनली। एक हमारे पास फ़िज़िकल रिसोर्स है और दूसरा ह्यूमन रिसोर्स है। अब जो ह्यूमन रिसोर्स है वो हमारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और जो फिज़िकल रिसोर्स है वो हमारे पास एविएट्स हैं। वो क्लासरूम में जितना भी फ़िज़िकल मटेरियल पड़ा हुआ है वो सारे का सारा हमारे पास फ़िज़िकल रिसोर्स है। तो इन दोनों को मैनेज करना सिस्टमेटिक वे से, चाहे वो सीटिंग अरेंजमेंट हो, चाहे वो एविएट्स की अरेंजमेंट हो, चाहे वो स्टूडेंट्स के डिसिप्लिन्स को डील करना है, तो ओवरऑल जो ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्स को मैनेज करना क्लासरूम मैनेजमेंट कहलाता है। ठीक है, तो अब डॉक्टर साहब हमें ये भी बताएं कि अब वो कौन कौन सी चीज़ें हैं कि जिन्हें हम कंपोनेंट्स के तौर पर देख सकते हैं कि ये कंपोनेंट्स हैं तो क्लासरूम मैनेजमेंट को हम कहेंगे कि ये कॉन्सेप्ट पूरा हो रहा है। जब हम कंपोनेंट की बात करते हैं क्लासरूम मैनेजमेंट के अंदर, तो ज़ाहिर है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो आती है लर्निंग गोल्स की। वो हमने सेट करने हैं, क्योंकि विदाउट दैट हम क्लासरूम की एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस मेजर नहीं कर सकते। सेकेंडली, हमारे पास क्लासरूम के रूल्स होते हैं जिनको हमने बनाना भी है एज ए टीचर स्कूल के साथ मिलके, और इम्प्लीमेंट भी करना है विद इन द क्लासरूम। फिर रूटीन्स होती हैं जो क्लासरूम के अंदर एक टीचर अपनाता है, और उन रूटीन्स का ये फ़ायदा होता है कि वो फोकस्ड होके और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को वो इफेक्टिव बना लेता है टीचर। इसके अलावा क्लासरूम के अंदर ज़ाहिर है हमारे पास फ़िज़िकल रिसोर्स है, उसकी हमने मैनेजमेंट करनी होती है। वो एविएट्स हैं, वो मुख्तलिफ़ तरह की जो हमारे पास रेमन्स हैं, रेलेक्स हैं, वो सारे हमने अरेंज करने होते हैं। तो इस रूल्स, रूटीन्स, डिसिप्लिन, उसमें कंपोनेंट आ जाता है कि क्लासरूम में जो स्टूडेंट्स का डिसिप्लिन है उसको आपने मेंटेन करना है। वो भी क्लासरूम का एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, क्योंकि उसको हम अगर मैनेज कर पाएँ तो हमारी जो टीचिंग लर्निंग है वो एफिशिएंट भी होती है और इफेक्टिव भी होती है। ठीक है, यानी ये समझ लेना कि जब हम क्लासरूम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि स्टूडेंट्स को डिसिप्लिन से बिठाना है, इसमें बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी ऐड हो जाती हैं। तो फिर डॉक्टर साहब, कुछ क्वालिटीज़ होंगी, कुछ खसूसियात होंगी जो कि टीचर्स में होती होंगी, तो वो क्लासरूम मैनेजमेंट, क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ों का तस्करा किया कि ये सारे कंपोनेंट्स हैं जो कि क्लासरूम मैनेजमेंट में आते हैं, तो फिर टीचर की वो कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो वो ये सारी चीज़ों को मैनेज कर सके? ये बड़ा अच्छा सवाल है कि अगर आपने क्लासरूम मैनेजमेंट को मैनेज करना है तो आपके अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। अच्छा, मेरा शुरू से एक स्टांस ये रहा है, मेरी अपना एक्सपीरियंस भी रहा है कि क्लास का कोई भी लेवल हो ना, चाहे आप ग्रेड लेवल जो भी हो, 5th ग्रेड हो, 8th हो, मैट्रिक है, या इवन PhD लेवल है, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप टीचर के पास अपने सब्जेक्ट मैटर का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, यानी जो भी वो कंटेंट डिलीवर कर रहा है क्लासरूम के सामने, स्टूडेंट्स के सामने, तो उसको उस पर ग्रिप होनी चाहिए, कमांड होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ये बड़ा ज़रूरी है। ये एक टीचर में कह लें कि क्वालिटी होनी चाहिए या एक एबिलिटी होनी चाहिए कि उसमें उसके पास कंटेंट नॉलेज हो और स्ट्रांग उस पर कमांड हो।
अच्छा, सेकेंडली हम कहते हैं कि बड़ी अच्छी बात है कि आप कोई अप्रोप्रिएट मेथडोलॉजी भी चूज़ करें। ठीक है। यानी हम टीचर में ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो कंटेंट को देखते हुए, कंटेंट की नेचर को देखते हुए, स्टूडेंट की नेचर को देखते हुए अपना कोई अप्रोप्रिएट जो टीचिंग मेथड है उसको वो चूज़ कर ले। ठीक है, ये उसमें क्वालिटी होनी चाहिए। फिर कम्युनिकेशन की बात हम करते हैं। अगर आप क्लासरूम मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो आपको वर्बल और नॉन वर्बल और रिटन कम्युनिकेशन जो है ना उसमें आपको बड़ा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। ठीक है। अगर आप अच्छे कम्युनिकेट कर पाते हैं, आसान लफ्ज़ों में क्लैरिटी के साथ आप कोई कॉन्सेप्ट डिलीवर कर पाते हैं, स्टूडेंट्स के लेवल पे आके बात कर सकते हैं, तो आप क्लासरूम मैनेजमेंट भी अच्छी कर लेंगे। ठीक है, तो कम्युनिकेशन का होना बड़ा ज़रूरी है। चाहे मैंने कह दिया कि वर्बल हो, आप कोई बोलें या आप लिख के कोई चीज़ बताएं, तो वो दोनों में आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा जब हम बात करते हैं टीचर की क्वालिटी की, तो उसमें उनको इंडिविजुअल डिफरेंसेस को मैनेज करना आना चाहिए। ठीक है, हर क्लास के अंदर डिफरेंट एबिलिटीज़ के, डिफरेंट इंटेलिजेंस के और डिफरेंट सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स आते हैं, तो हमें उनको ज़रा डील करना होता है। तो हमें ये देखना है कि कौन कौन से इंडिविजुअल डिफरेंसेस आपकी क्लास में एग्जिस्ट कर रहे हैं, और उन इंडिविजुअल डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई करने के बाद फिर अकॉर्डिंगली हमें मैनेज करना है। फिर इसके बाद ग्रुपिंग हमें आनी चाहिए कि हम जब इंडिविजुअल डिफरेंसेस आइडेंटिफाई कर लें, तो हम जब ग्रुप वर्क करवाएं उन्हें या कोलैबोरेटिव लर्निंग करवाएं, तो उसमें हम ख्याल रखें कि किस ग्रुप के स्टूडेंट्स को, अगर स्लो लर्नर्स हैं या कोई एक्सीलेंट स्टूडेंट्स हैं, ब्रिलियंट हैं, तो उनको किस तरह आपने ग्रुपिंग में डिवाइड करना है। ठीक है। फिर सबसे अहम बात कि आप लेसन प्लान अच्छा तैयार करने वाले हों। अगर आप एक अच्छे टीचर हैं, क्लासरूम मैनेजमेंट भी करनी है, तो आपको फोकस्ड होके अपना जो कंटेंट है उसको ऑर्गेनाइज करना है और लेसन प्लान बहुत अच्छा सा तैयार करना है। ठीक है। फिर एक अहम बात जब हम लेसन प्लान की करते हैं, तो उसमें हमें ये देखना है कि जो एक्टिविटीज़ हमने डिज़ाइन की हैं, लर्निंग एक्टिविटीज़ क्लासरूम के लिए, वो इंटरेस्टिंग हो और वो फोकस्ड हों। ठीक है। ठीक है। और उसमें स्टूडेंट्स की इंटरेक्शन जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा आप उनको इन्वॉल्व कर सकते हो। फिर एक अच्छे टीचर के लिए जब आपने डिसिप्लिन को स्पेशली मैनेज करना होता है क्लासरूम के अंदर, तो आप उनसे बड़े रेलेवेंट और क्रिटिकल क्वेश्चंस भी करते हैं। ठीक है। ड्यूरिंग क्लासरूम आप देखते हैं कि स्टूडेंट्स को बातचीत कर रहे हैं, तो आप उनसे सवाल कर लेते हैं, रेलेवेंट क्वेश्चन कर लेते हैं। फिर क्वेश्चनिंग की जब हम बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि फीडबैक का भी एक एलिमेंट होना चाहिए। एक अच्छा टीचर अपने कंटेंट डिलीवर करने के बाद फीडबैक भी देता है। स्टूडेंट से जब सवाल पूछता है तो अच्छी फीडबैक देता है, जिससे क्लासरूम का एनवायरनमेंट बेहतर होता है। ठीक है। तो फीडबैक भी ज़ाहिर एक एबिलिटी है कि जो अच्छे तरीके से आप फीडबैक, प्रॉपर फीडबैक, उनको रिटन फीडबैक दें ताकि उनकी इम्प्रूवमेंट हो। तो डॉक्टर साहब, ये जो आपने लेसन प्लानिंग की बात की और ग्रुपिंग की बात की, तो क्या यूनिवर्सिटीज़ स्टूडेंट्स को, जो हमारे एमएड बीएड के स्टूडेंट्स होते हैं, उनको ये ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो इसको लर्न कर सकें, वो इसको प्रैक्टिस कर सकें, वो उन्हें लर्निंग एनवायरनमेंट ऐसा मिलता है, या जस्ट उनको कंटेंट पढ़ाया जाता है और उन्होंने जाके डिलीवर करना होता है? नहीं डॉक्टर साहब, जो आप केस बयान कर रही हैं ना यूनिवर्सिटी का, अल्टीमेटली मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप यस और नो में पूछें तो मैं नो कहूँगा, क्योंकि हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ में, पाकिस्तान में ज़ाहिर कंटेंट डिलीवरी तो होती है, वो प्रेजेंटेशंस की सूरत में होती है, या वो थ्योरी की हद तक तो हमें काम करवाए जाते हैं। लेकिन ये है कि अल्टीमेटली जब आप उसको होलिस्टिकल पर्सपेक्टिव में देखते हैं या आप उसको एक बड़ी पिक्चर में देखते हैं, तो फिर काफ़ी सारी चीज़ें मिस हो जाती हैं। तो डॉक्टर साहब, वो जो 4 हफ्तों की टीचिंग प्रैक्टिस होती है, क्या आप ये फील करते हैं कि ये सफिशेंट है इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस के लिए, या नहीं? इसको डॉक्टर साहब पता क्या, चूँकि जो जब प्रोग्राम को डिज़ाइन किया जाता है या जो है वो कोई गाइडलाइंस बनाई जाती हैं, तो वो अल्टीमेटली एचएससी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग बनाई जाती हैं। तो अगर मेरी सिर्फ राय लेना चाहें तो मैं ये कहूँगा कि ज़ाहिर है आप एक डिग्री कंप्लीट करनी है इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, तो अल्टीमेटली हमें उसको देख के ये डिसाइड करना है कि हमने कितना टाइम पीरियड देना है। लेकिन यस, अगर आप ये कहें कि क्या उन 4 हफ्तों में
या उस टाइम पीरियड में क्या उनमें वो सारी चीज़ें डेवलप हो सकती हैं, तो ज़ाहिर है नहीं हो सकती। विद द पैसेज ऑफ टाइम जब स्टूडेंट प्रैक्टिस करता है जाके फील्ड में, और अल्टीमेटली जब वो अपना रेलिवेंट सब्जेक्ट जाके टीच करता है और फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम टीच करता है, तो अल्टीमेटली वो चीज़ें फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम लर्न करता है और उनको प्रैक्टिस में लाता है। ठीक है, इसी तरह इस डिफरेंट वेरिएशंस हैं, यूनिवर्सिटीज़ का ड्यूरेशन डिफरेंट है टीचिंग प्रैक्टिस के हवाले से। तो डॉक्टर साहब आपने एक वर्ड बोला था कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस को भी डील करना है टीचर ने, तो वो क्या चीज़ हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस, और वो क्या करे टीचर, उसको कैसे आइडेंटिफाई करे कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं? अच्छा, ये मैं ना स्टूडेंट्स के लिए जो हमारे बीएड के टीचर्स हैं, ज़्यादा प्रोस्पेक्टिव टीचर्स हैं, उनके लिए बड़ी अहम बात है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस बेसिकली स्टूडेंट्स, हर स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से डिफरेंट है, चाहे उसका एक्सेंट डिफरेंट है, चाहे उसकी इंटेलिजेंस डिफरेंट है, चाहे उसका कलर डिफरेंट है, चाहे उसका कद ही मुख्तलिफ है, ठीक है। और हम जब ये मैं बात कर रहा हूँ कि एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से मुख्तलिफ है, तो उसमें कई कंपोनेंट हैं, वो चाहे इमोशनल इंटेलिजेंस है, वो सेल्फ एफिकेसी है, वो सेल्फ कंट्रोल है, वो कंट्रोलिंग इम्पल्सेस है, मतलब आप जितने सेल्फ रिस्पेक्ट है, जितने भी कंपोनेंट्स आप ऐड कर लें, हर स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से मुख्तलिफ है, ठीक है। और एज ए टीचर आपने, यानी ये पहली बात तो ये है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से इंडिविजुअल डिफरेंसेस एग्जिस्ट कर रहे हैं क्लासरूम के अंदर, और फिर उनको अकॉर्डिंगली आपने मैनेज करना। तो अगर सर डॉक्टर साहब ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं, तो इसका मतलब है कि लर्निंग टाइम भी डिफरेंट रिक्वायर्ड होते होंगे स्टूडेंट्स को, तो हम इनको किस तरह से हैंडल करें इन इंडिविजुअल डिफरेंसेस को? जी अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे अहम बात तो ये है कि पहले हर क्लास के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी डिफरेंट है, ठीक है। डिपेंड करेगा कि आप सब्जेक्ट क्या टीच कर रहे हैं और आप कौन सी मेथडोलॉजी के साथ टीच कर रहे हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट काम तो ये होगा कि हम पहले ये आइडेंटिफाई कर लें कि हमारी क्लास के अंदर या जो आप क्लास टीच कर रहे हैं उसके अंदर कौन से इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं वो जो एग्जिस्ट करते हैं, पहले तो ये आइडेंटिफाई कर लें। अच्छा, फिर उनमें से भी जो मेजर इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं जो आप समझते हैं कि ये ज़्यादा सिग्निफिकेंट हैं या इनके ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है, ज़ाहिर है आप सारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस को एट ए टाइम लेके नहीं चल सकते, तो आपने कुछ इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो आप सिग्निफिकेंट समझते हैं कि क्लासरूम के अंदर मौजूद हैं और उनका लर्निंग के ऊपर इफेक्ट आ रहा है, उनको आप जो है ना वो सिलेक्ट कर लें। फिर आप कर क्या सकते हैं, अब आप ये करें कि आप ग्रुपिंग जो है ना उन्हीं इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बेस पे आप ग्रुपिंग डिसाइड करते हैं। जब आपने कोलैबोरेटिव वर्क करवाने होते हैं, जब आप उनको ग्रुप में टास्क देते हैं कंप्लीट करने के लिए, कंस्ट्रक्टिविज्म की फ़िलासफ़ी यूज़ करते हैं और नॉलेज कंस्ट्रक्ट करवाते हैं, तो अल्टीमेटली ग्रुपिंग का बड़ा एक अहम पहलू है कि आप ग्रुपिंग इस तरह की बना लेते हैं कि जिसमें स्लो लर्नर और जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं, इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं, उनका मिक्सचर आप करते हैं और आप इस इंडिविजुअल डिफरेंस को डील करते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो आपकी प्रेजेंटेशन का स्टाइल है उसको बदलते रहें, मतलब एक ख़ास तरीके से, जैसे ट्रेडिशनल टाइप हमारे टीचर जो करते हैं कि वो आए, उन्होंने बोर्ड पे कोई लिखना शुरू किया या किसी स्टूडेंट से बुक रीडिंग करवा दी, तो वो एक ट्रेडिशनल टाइप ऑफ टीचिंग से हटें। अगर आपने इंडिविजुअल डिफरेंसेस को डील करना है तो आपको अपने टीचिंग स्टाइल में चेंज लानी पड़ेगी। जो आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं आप उसको तब्दील करते रहें, ठीक है, उसमें वेरिएशंस लाते रहें। हर रोज़ आप कंटेंट के अकॉर्डिंगली नई कोई टीचिंग मेथडोलॉजी, नई कोई टेक्निक जो है ना वो इस्तेमाल करें। फिर उसके बाद आप जो फर्दर ये कर सकते हैं कि जब आप इनको डील करें तो सॉफ्ट वर्ड्स यूज़ करें। ऐसे जो लैंग्वेज के आपके वर्ड्स हैं, जो वर्बल आपकी कम्युनिकेशन है वो बड़ी क्लियर होनी चाहिए, और ऐसे वर्ड ना यूज़ करें जिससे कोई पॉलिटिकल या कोई रिलीजियस जो है ना वो डिस्कशन प्रोवोक हो जाए। तो आपने बड़ी एक नपीतुली वे में जो है ना अपने लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है, सादा लैंग्वेज का इस्तेमाल करें और क्लियर लैंग्वेज का इस्तेमाल करें, ठीक है। अदर देन दैट आप उनको ऐसा मटेरियल प्रोवाइड करें, उनको इंगेज रखें ना, सबसे अहम बात यह कि उनको इंगेज रखें किसी न किसी एक्टिविटी में, लर्निंग एक्टिविटी में, ठीक है। और कोशिश करें कि जो कंटेंट आप उनको डिलीवर करने जा रहे हैं वो इंटरेस्टिंग बनाएं, ठीक है, ताकि स्टूडेंट्स मोटिवेटेड हों उस कंटेंट को लर्न करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह की आप स्ट्रेटजीज यूज़ कर सकते हैं उन इंडिविजुअल डिफरेंसेस को टेकर करने। तो डॉक्टर साहब, ये जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं ये यूजुअली डिस्कशन होती है कि एक विरासत है, माहौल है, और ये भी डिस्कशन होती है कि विरासत से है या माहौल से है।
तो आपके ख्याल में ये जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, जहाँ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूँ किसी स्टूडेंट की, तो आप इसको किसको ज़्यादा वेटेज देते हैं, और आपको क्या लगता है कि किस हद तक इनका इंटरेक्शन जो है वो पर्सनैलिटी को अफेक्ट करता है? डॉक्टर साहब, ये वैसे ना डिबेटेबल टॉपिक है। किसी भी स्टूडेंट की जो पर्सनैलिटी है उसमें कुछ थ्योरीज ये कहती हैं कि शायद जो है ना वो हेरिडिटी का ज़्यादा अफेक्ट है। ठीक है। और कुछ ये थ्योरिस्ट कहते हैं कि जो नर्चर है वो ज़्यादा अफेक्ट करती है, यानी इन्वायरमेंट ज़्यादा अफेक्ट करती है। ठीक है। तो दोनों के जो मसलन कुछ लोग ये कहते हैं कि नेचर या हेरिडिटी ज़्यादा अफेक्ट करती है, उन्होंने उस पर भी एक्सपेरिमेंट्स किए और उन्होंने विद एविडेंस ये प्रूव दिया कि देखें पर्सनैलिटी के ऊपर जो है वो नेचर ज़्यादा अफेक्ट कर रही है, जो हेरिडिटी में जो जीन्स में खसूसियात थी बंदे की पर्सनैलिटी में भी वही रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है। और जो लोग दूसरे स्कूल ऑफ थाट से हैं जो कहते हैं इन्वायरमेंट ज़्यादा अफेक्ट करती है किसी भी स्टूडेंट की पर्सनैलिटी पे, तो वो भी उसके एविडेंस देते हैं और उसमें कई थ्योरीज हैं और कई उन्होंने एग्जांपल्स ये दी कि कुछ बच्चों को किसी बच्चे को जंगल में रखा गया और वो कुछ अरसे बाद जब उसको लाया गया घर में, तो वो उस तरह की ही कर रहा था, जो रिएक्शंस और उसके बिहेवियर्स वही थे जो उसने जंगल में सीखे। आवाज़ें भी वो उसी तरह निकाल रहा था जो जंगल में निकालेगी और जो उसने सुनी। इवन उसको रूम में उसको बड़ा समझाया गया, सिखाया गया, लेकिन जब उसको रूम में वो शिफ्ट करते थे और उसको ऑब्ज़र्व करते थे तो वो उसी तरह की हैबिट्स वो पोर्ट्रे करता था जो उसने जंगल में रह के सीखी थी। तो हम कहते हैं कि शायद इस जो इन्वायरमेंट है उसने इफेक्ट नहीं बहुत ज़्यादा कर दिया, जबकि वो तो ह्यूमन चाइल्ड था। ठीक है, हेरिडिटी को देखते तो हम कहते हैं कि हेरिडिटी तो ये थी कि वो ह्यूमन चाइल्ड है तो उसको रिएक्शन भी ह्यूमन की तरह करना चाहिए, लेकिन वो इन्वायरमेंट में ऐसी रहा जिसमें आवाज़ें उसने ऐसी सुनी और ऐसे जो ऑब्ज़र्व किए बिहेवियर्स, तो वो उसी तरह की उसकी पर्सनैलिटी भी डेवलप होगी। तो ये डॉक्टर साहब भाई ना डिबेटेबल टॉपिक है। हम किसी क्या हम इनको सेपरेट कर सकते हैं? हम इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता टेक्निकली स्पीकिंग। यानी अगर कोई इंडिविजुअल है उसकी पर्सनैलिटी के ऊपर हेरिडिटी भी इफेक्ट करती है और इन्वायरमेंट भी इफेक्ट करती है। ठीक है। लेकिन जब हम एक ये देखते हैं किसी एक बच्चे को देखें, किसी एक स्पेशल केस को देखें, तो मे बी हेरिडिटी कम इफेक्ट कर रही हो और इन्वायरमेंट उस पर ज़्यादा इफेक्ट कर रही हो, और किसी एक और चाइल्ड को लें तो मे बी उसकी पर्सनैलिटी के ऊपर हेरिडिटी का ज़्यादा असर हो और इन्वायरमेंट का कम असर हो। तो ये जो है ना ये साथ साथ चलती है। हम इनको ऐसे नहीं कह सकते कि ये जो एक चाइल्ड है पर्टिकुलरली हम टैग नहीं लगा सकते। ठीक है। तो डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि यूजुअली छोटे बच्चों को इग्नोर किया जाता है ये सोच कर कि ये तो अभी छोटे हैं, उनके सामने आप जैसा मर्जी बिहेवियर्स पेरेंट्स भी कर रहे होते हैं, वो क्या समझ रहे हैं या उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग हो रही है। और अगर हम प्याजे की तरफ जाएं तो ये भी ये ख्याल आता है कि जी कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो जो अर्ली ईयर्स के डेवलपमेंट है वो आपकी एवर लास्टिंग है, वो आपकी पर्सनैलिटी पे असर डालती है। तो आपका क्या ख्याल है इस बारे में कि उस टाइम में जब बच्चे छोटे हैं हमें उनकी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है क्या वो इम्पॉर्टेंट उतनी ही है जितनी बड़े बच्चे की है? देखें, दो तीन बातें आपने की। इसमें पहली बात तो ये कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो 0 to 5 ईयर तक, यानी लिटरेचर ये कहता है कि बर्थ से लेके इवन बिफोर बर्थ भी, ठीक है, बिफोर बर्थ भी जब प्री नेटल स्टेज होती है उससे लेके भी जो 5 ईयर तक बच्चे की डेवलपमेंट है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में यहाँ पे थोड़ी सी स्टूडेंट्स के लिए एक्सप्लेन कर दूँ कि किसी भी चाइल्ड का वे ऑफ थिंकिंग है, ठीक है, वे ऑफ थिंकिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, लैंग्वेज डेवलपमेंट है, ये आपकी कॉग्निशन से रिलेटेड दिमागी या जहनी तौर पे जो भी आपके प्रोसेसेस हो रहे हैं, तो ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। यानी डेवलपमेंट वो जो प्रोसेसेस हैं कॉग्निशन के अंदर या जहन के अंदर, दिमाग के अंदर जो प्रोसेसेस हो रहे हैं वो आपकी कॉग्निशन है। उसमें जो डेवलपमेंट है वो बेसिकली अर्ली एजेस में, जो मैंने बताया कि इवन बिफोर बर्थ भी और आफ्टर बर्थ टू 5 ईयर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ी सिग्निफिकेंट है। इस पे काफ़ी रिसर्चेस हो चुकी हैं और काफ़ी थ्योरीज मौजूद हैं जो ये कहते हैं कि अर्ली एज में अगर चिल्ड्रन को डेवलप आप करते हैं, उसकी लैंग्वेज डेवलप करते हैं, आप उसको मैक्सिमम लोड देते हैं, चीज़ें आप सिखाते हैं,
तो वो लर्न कर लेता है, ठीक है। उसमें जैसे स्कीमाज बनाते जाएं, आप जितने ज़्यादा उसको क्रिटिकल चीज़ें देंगे वो उतना ही क्रिटिकल लर्न करेगा, वो प्रॉब्लम सॉल्वर होगा, क्योंकि उसके अंदर कम्प्लेक्स, माइंड के अंदर कम्प्लेक्स स्कीमाज बन जाएंगे, ठीक है। तो लेटर स्टेजेस पे ज़िंदगी की वो स्कीमाज जो उसने अर्ली एज में डेवलप किए थे उसको हेल्प आउट करेंगे इन ऑर्डर टू सॉल्व फर्दर प्रॉब्लम्स इन द लाइफ, ठीक है। और वो सेल्फ डेवलप हो जाएगा और वो सेल्फ डायरेक्टेड भी हो जाएगा और वो प्रॉब्लम सॉल्वर होगा, ठीक है। हम इस तरह, आपकी दूसरी बात ये थी कि क्या हम उस एज को जो अर्ली एज है उसको हम कंपेयर करें एज़ कंपेयर टू लेटर एजेस या यंगर एज, तो वो जो डेवलपमेंट अर्ली एज में होनी है वो ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा होनी है एज़ कम्पेयर टू यंगर एज। हम ये सोचते हैं कि शायद बच्चे जो हैं वो जवान हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, तो आप ये ज़्यादा अच्छा सीख सकते हैं। ऐसा नहीं है। थ्योरीज ये कहती हैं कि आपने जितना भी वर्कलोड, जितना भी काम सिखाना है उसको आप अर्ली एज में सिखाएं 5 ईयर तक, ठीक है। वो इतना डेवलप हो जाए कि फिर वो जो बाकी ज़िंदगी में चीज़ें सीखेगा वो बेस करेंगी उसी पे कि उसने अर्ली एज में कितना सीखा। तो इसीलिए मॉन्टेसरी में आप देखें मुख्तलिफ स्कूल्स और मुख्तलिफ जो इंस्टीट्यूशन एजुकेशन के, वो अर्ली एज में बच्चों को ज़्यादा इंगेज रखते हैं इनटू डिफरेंट एक्टिविटीज़, चाहे वो प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज़ हों, चाहे पजल्स हों, चाहे गेम्स हों, चाहे लैंग्वेज से रिलेटेड चीज़ें हों, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोड देते हैं ताकि मैक्सिमम जो स्कीमाज हैं वो डेवलप हो जाएँ और लेटर स्टेजेस में उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा। हाँ, और उनकी बुक्स को देखकर ये यकीन नहीं आता कि ये बच्चा जो है ये पढ़ लेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हमें जेन पियाजे की जो स्टेजेस हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, वो भी बता दें कि जेन पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट में इतना काम किया है, वो क्या कहते हैं कि किस उम्र का बच्चा जो है वो क्या कर सकता है और किस उम्र का बच्चा जो है वो कैसे सीख सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है। जीन पियाजे जो है ना उसने 4 स्टेजेस में कॉग्निटिव डेवलपमेंट को डिवाइड किया, ठीक है। एक फर्स्ट स्टेज जो है वो सेंसरी मोटर है, जो 0 से 2 ईयर तक के चाइल्ड की है, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट स्टेज है वो प्री ऑपरेशनल है जो कि 6 ईयर तक है, 2 to 6 ईयर है। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट वो कंक्रीट ऑपरेशनल है, ठीक है। और कंक्रीट ऑपरेशनल के बाद फॉर्मल ऑपरेशनल है। कंक्रीट ऑपरेशनल जो है वो 7 to 11 ईयर है, ठीक है। और जो फॉर्मल ऑपरेशन है वो 12 ईयर ऑनवर्ड है, ठीक है। तो 3 स्टेजेस हैं, एक सेंसरी मोटर है, एक प्री ऑपरेशनल है, ठीक है, फिर कंक्रीट ऑपरेशनल है और फॉर्मल ऑपरेशन है। तो 4 तरह की उसने डिवीजन की है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो आप बड़े होते चले जाएंगे तो आपके अंदर मुख्तलिफ चेंजेस आती जाएंगे। अब जो हम सेंसरी मोटर की बात करें तो पियाजे ये कहता है कि जब बर्थ से लेके 2 ईयर तक का चाइल्ड है उसके अंदर सेंसरी और मोटर स्किल्स डेवलप होती हैं, ठीक है। यानी जो उसकी सेंसेस हैं वो काम करना शुरू करती हैं। अब सेंसेस हमारी क्या है, 5 सेंसेस हैं, देखना है, चखना है, ग्रैस्प करना है, ठीक है, सूंघना है। तो ये मुख्तलिफ जो 5 हमारी सेंसेस हैं ये पहले 2 सालों में ये डेवलप होती हैं, और इन सेंसेस की कोऑर्डिनेशन डेवलप होती है विद मूवमेंट्स, जो मोटर स्किल्स हैं, ठीक है। आपकी हैंड कोऑर्डिनेशन है, आपकी आई कोऑर्डिनेशन है, आपकी हैंड और लेग्स की कोऑर्डिनेशन है, वट एवर द मूवमेंट्स यू आर डूइंग इन दैट पर्टिकुलर पीरियड वो सेंसेस के साथ लिंक करती है। तो आप ये कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे हैं तो मेरे जहन में आया कि वो एक जो बहुत छोटा बच्चा होता है वो अगर किसी चीज़ को ग्रैस्प करना चाहे तो उसको अंदाज़ा नहीं होता कि मैंने ऐसे हाथ करना है या ऐसे करना है। yes. और जब वो कोऑर्डिनेशन डेवलप होती है तो फिर उसको पता होता है कि मैंने इसको ग्रैस्पिंग के लिए इस साइड पे हाथ करना है। बिल्कुल। और उसमें ये है कि 0 से यानी बर्थ से लेके 2 साल तक का जो बच्चा है ना उसमें सेंसेस भी डेवलप हो जाती हैं और मोटर स्किल्स भी डेवलप होती है और उनकी कोऑर्डिनेशन डेवलप होती है, ठीक है। यानी सेंसरी मोटर स्किल्स वो बेसिकली डेवलप करता है, और वो ऑब्जेक्ट परमानेंस जो है ना वो डेवलप कर लेता है। वो ये देखता है कि जो ऑब्जेक्ट उसको नजर आता है ना वो कहता है कि ये ऑब्जेक्ट मौजूद है, जिंदा है, ठीक है। और अगर वो इवन टूट भी जाए तो उसको यही लगता है कि ये अब ऑब्जेक्ट मेरा जो है ना वो अगर गायब भी कर दें, आप साइड से हटा भी दें, तो वो उसको ये होता है कि मौजूद है, कुछ एग्जिस्ट करती है वो वहाँ। ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप हो जाती है सेंसरी मोटर स्टेज पे। फिर प्री ऑपरेशनल की जब हम बात करते हैं तो उसमें स्टूडेंट जो है या जो चाइल्ड है वो ऑपरेशन की स्टेज पे नहीं आता, यानी वो कोई टेक्निकल क्रिटिकल या वो जो ऑपरेशन है वो नहीं कर पाता,
बल्कि वो लैंग्वेज डेवलप करता है प्री ऑपरेशन में, ठीक है, और जो ईगो सेंट्रिक रहता है। ठीक है। अब ईगो सेंट्रिक मैं एक्सप्लेन इस तरह कर दूं स्टूडेंट्स के लिए कि स्टूडेंट यानी वो जो चाइल्ड होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज में, वो ये समझता है कि जो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है वो ही ठीक है और जो बाकी लोग कहते हैं वो बातें ठीक नहीं है, ठीक है। तो यानी हम ये बात करें कि 2 से 6 साल तक का बच्चा ये सोचता है कि मैं ठीक हूँ, बाकी लोग जो भी बात करेंगे उनका पॉइंट ऑफ व्यू मैंने नहीं मानना। मुझे अच्छा लगता है वो अच्छा है, वो सबको अच्छा लगना चाहिए। नहीं, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो ही ठीक है। जो मैं समझता हूँ कि ये इस मसले का हल है, तो वो कहते हैं कि यही इसी मसले का हल है, बाकियों की नहीं माननी। अच्छा, जो ऑपरेशनल स्टेज है यानी ये कंक्रीट ऑपरेशनल है, वो 7 to 11 ईयर है, उसमें चाइल्ड जो है वो लॉजिकल ऑपरेशंस करने शुरू कर देता है, ठीक है। वो सीक्वेंस में चीज़ों को तरतीब देना सीख लेता है, ठीक है। वो रिवर्सिंग सीख लेता है कि चीज़ों को एक दफ़ा किसी ऑर्डर में किया तो उसको रिवर्स वो कर ले। वो कंजर्वेशन सीख लेता है कि चीज़ें कंजर्व कैसे होती हैं, यानी वेट का इक्वल होना उसको समझ आ जाता है 7 से 11 साल तक के बच्चे को कि ये बराबर है कि नहीं, वजन, ये वॉल्यूम इक्वल है कि नहीं है। आइडेंटिफिकेशन तो खैर वो पहली स्टेज पे कैटेगराइजेशन एनिमल्स की, बर्ड्स कैटेगराइजेशन भी बिल्कुल सीख लेता है। लॉजिकल जो है ना ऑपरेशंस वो करने शुरू कर देता है, ठीक है। अब उसके बाद जो फॉर्मल ऑपरेशन है उसमें बेसिकली जो है ना वो मॉरल वैल्यूज़ की तरफ हम आ जाते हैं, यानी ऑपरेशन से बढ़ के वो अब 12 साल से ऑनवर्ड जो बच्चा है, प्याजे ये कहता है कि उसकी कॉग्निशन इतनी डेवलप हो जाती है कि वो फॉर्मल ऑपरेशंस करता है, यानी अब वो कोई नई चीज़ भी, नया आइडिया भी लेके आता है, ठीक है, और वो मॉरल वैल्यूज़ को भी जानना समझना शुरू कर देता है। वो एक जैसे सिटीजनशिप की हम बात करते हैं ना, तो उसमें वो चीज़ें भी डेवलप हो जाती हैं। आज बड़ा अहम हमारा मौजू था और गुफ्तगू करके बड़ा अच्छा लगा और डेफिनेटली हमारे स्टूडेंट्स ने बहुत कुछ सीखा। हमने क्लासरूम मैनेजमेंट से स्टार्ट किया, फिर हमने इसके कंपोनेंट्स की बात की, हमने देखा कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं और ये भी देखा कि टीचर इनको कैसे हैंडल कर सकता है। इसके बाद हमने ये देखा कि माहौल और विरासत को किस तरीके से देखा जाता है जब हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं बच्चे की। इसके बाद हमने कॉग्निटिव डेवलपमेंट को डिटेल से देखा और ये भी देखा कि जेन प्याजे जो है इसके बारे में क्या कहता है कि इसकी क्या स्टेजेस हैं और किस स्टेज में बच्चा क्या क्या करना शुरू कर देता है। इसके साथ ही डॉक्टर साहब मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने कीमती टाइम में से वक्त निकाला और इस दुआ के साथ इस प्रोग्राम का अख्ताम करना चाहूँगी कि अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।